हेलो। 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 देखिए, आपका अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय बताया जा रहा था। और भाई, आपका मार्केट में बेयर एक्ट कम ही मिलता है, ये भी याद रखिए। आपका अगर आपका बेयर एक्ट चाहिए तो नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि आपका सर्च करके नेट से ही डाउनलोड करना पड़ेगा। एक या दो क्वेश्चन इसमें से आते हैं जे में आपका। और जितना क्वेश्चन अब तक बताया गया है, प्रयास करिए कि आपका वो तो लिखवा जाएगा एक दो दिन में। अब पूरा ही होने वाला है आपका। हो सकता है आज और अधिकतम आपका कल चले, क्योंकि आपका जो अब बचा रह गया है, कुछ अनुच्छेद हैं 4-5 संयुक्त राष्ट्र संघ के। और आपका 17 विशिष्ट एजेंसियां हैं। उसमें आपका 17 में ये पूछा जाता है, जैसे यूनेस्को पूछ लिया, यूनिसेफ पूछ लिया कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसकी स्थापना कब हुई, तो कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का विशिष्ट एजेंसी नहीं है। एक या दो क्वेश्चन इससे बन जाता है। तो आप बस वहीं आपका लास्ट में बचा है अब, यानी कि अब 2-3 दिन में हम लोग लास्ट करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन का। उसके बाद आपका 2 दिन लिखवाने में लगेगा कम से कम आपका। तो भाई, आज का जो शेड्यूल है बता दिया जाए, जो लोग ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं। आज केवल 2 सब्जेक्ट चलेगा। एविडेंस आपका अभी तैयार आज किसी कारण से नहीं हो पाया, मैंने समय अभाव के कारण आदमी पढ़ नहीं पाया। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन चलेगा। और 10:30 बजे से लगातार सवा घंटा 1.5 घंटा आपका आईपीसी चलेगी। और एविडेंस आपका कल चलेगा, यानी कि आज एविडेंस को रोका जा रहा है। वैसे भी जो गाड़ी पीछे हो जाती है अब उसको आगे नहीं लाया जाता। और रेलवे का भी नियम है, जो गाड़ी लेट हो गई वह अब हमेशा क्या होता है, हमेशा पीछे ही चलती है। और खासियत भी यही है कि एविडेंस जब से शुरू हुआ है, आपका जुरिस्प्रूडेंस समाप्त हो गया। अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी 2-3 दिन में निपट जाएगा। आपका नया भी सब्जेक्ट लग जाएगा, आईपीसी लग गई और एक दो लग जाएगा। लेकिन एविडेंस आपका कठिन भी है। और कई लोगों को तो भाई शब्द ही नहीं समझ में आ रहा है। यानी कि जो मुन्ना भाई एलएलबी है, यानी कि शुद्ध रूप से कहा जाए, उसको तो एविडेंस का आपका शब्द ही नहीं समझ में आ रहा है। जैसे कि आगे बैठती हैं भाई, है नहीं तो कहा जा सकता है, अब रहती तो सिर फोड़ देती। तो उनको भाई एविडेंस आपका शब्द ही नहीं समझ में आ रहा है। वारणार्थ मतलब क्या हुआ, निवारित करता है। तो भाई हुआ कि आप पहले जो शब्द ना आए उसको भाई अंडरलाइन करिए। और पढ़ाते समय मैं आसान भाषा में बताता हूँ, कम से कम उसको उसी बेयर एक्ट पर क्या करिए, लिख लीजिए। और उसके बाद ना आए तब आप पूछा करिए। मैंने आपका बाहर पूछ लिया करिए भाई क्लास में। अब एक एक शब्द आदमी सबको बताने लगे तब तो बताता ही रह जाएगा। तो वैसे भी मैं हमेशा शब्द, कठिन जो शब्द हैं, लगातार मैं आसान बता रहा हूँ। तो आइए देखा जाए आपका ये अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में हम लोग चल रहे थे कि किन अपराधों पर अधिकारिता होगी। ये क्वेश्चन आपका ज़्यादा पूछा गया है। तो अनुच्छेद 5 चल रहे थे, यानी कि छांट छांट के ही पढ़ना है। देखिए अनुच्छेद 5 में, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के आर्टिकल 5 में आपका किन मामलों में, अर्थात किन अपराधों पर इस अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय को जुरिडिक्शन होगा, वे बताए गए हैं। तो जो यूपीजे में पूछा गया है कि भाई कुल कितने प्रकार के अपराधों पर न्याय के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय को जुरिडिक्शन होगा, अधिकारिता होगी, तो आपका
पहले तो ये जवाब क्रम पूछा है, यानी कि संख्या पूछी गई है 1 2 3 4, तो क्या मार्क कराएंगे, कल ही बता गया 4। दूसरा जो मॉडल बना है कि निम्नलिखित में से किस अपराध पर न्याय अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय को अधिकारिता नहीं होगी, तो भाई इसके लिए 4 मैं बता रहा हूँ अपराध, और इससे बाहर जो भी अपराध दे आपको सतर्क रहना है, अब क्या दे उसका कोई भरोसा नहीं है, लेकिन 4 मैं बता रहा हूँ, और इससे बाहर जो भी अपराध दे उस पर इस न्यायालय को अधिकारिता नहीं होगी। तो क्रम से भी याद रखना है चारों। पहला कौन सा हमने बताया था, नरसंहार। दूसरा कौन सा, मानवता। तीसरा युद्ध का अपराध, और चौथा अटैक या आक्रमण का अपराध। तो कितने अपराध हुए, 4। ये आपका कल बता दिया गया था। इसके बाद आ जाइए, जो अगला पूछा जाता है आपका, जो पूछा जाता है अब अनुच्छेद जो आप उठाएंगे, अनुच्छेद 5 के बाद जो हम पढ़ा रहे हैं, अनुच्छेद 77, महत्वपूर्ण अनुच्छेद ही बताए जाते हैं। अनुच्छेद 77 से भी क्वेश्चन अभी बना नहीं है, लेकिन बन सकता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हैं, आपका ये पूछ सकता है कि कौन कौन सी सज़ा दे सकता है। तो सबसे पहले आप आईपीसी, अब शुरू भी हुआ है, तो आईपीसी में हम बता दें कि भारत में आईपीसी के तहत कौन कौन सी सज़ाएं दी जा सकती हैं, इसका स्पष्ट उल्लेख आईपीसी में किया गया है, और सेक्शन हम बताएंगे 53। देखिए, मूल रूप से जब आईपीसी बनी थी तो 6 प्रकार की सजाएं थी, दंड था, पनिशमेंट था। लेकिन वर्तमान में एक जो आजीवन निर्वसन है, यानी कि जीवन भर का विदेश भेज देना, यानी कि देश के बाहर भेज देना, या काला पानी कहिए, वह सजा अब समाप्त कर दी गई है, और वर्तमान में 5 प्रकार की सजाएं हैं। तो क्या क्या दिया जा सकता है भारत में, 53 डेथ सेंटेंस यानी कि मृत्युदंड। दूसरा लाइफ इम्प्रिजमेंट, यानी कि आपका आजीवन कारावास। तीसरा इम्प्रिजमेंट, कारावास। चौथा प्रॉपर्टी का फॉर फ्यूचर, यानी कि संपत्ति का समअपहरण। और पांचवा जुर्माना या फाइन। अब इसी को कोरिलेट करना है, और अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का अनुच्छेद 77 को देखना है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय कौन कौन सी सजा दे सकता है। पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछा जा सकता है। 77 अनुच्छेद याद रखिए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जो अपराध न्यायालय हैं, अधिकतम अगर कारावास पूछे तो 30 वर्ष तक का कारावास, यानी कि 30 ईयर्स तक का कारावास का दंड दे सकता है। तो जैसे ही शब्द 30 वर्ष आया, अगर और कहीं कानून में आपका 30 ईयर या 30 वर्ष दिया है, तो कम से कम यही आपका अलग से कोरिलेट करके लिखवाया भी जाएगा, और आपका कर्तव्य भी है कि अगर कहीं 30 साल दिया है तो उसको दिमाग में बैठाएं। तो बताइए, क्या कहीं 30 साल है? भाई एविडेंस में है, और एविडेंस का सेक्शन 90, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 पर थोड़ा गौर करिए। अभी पूछा भी गया था, कई राज्यों में पूछा था, बिहार से लेकर हर एक जगह पूछा है। देखिए ध्यान से, बिहार में अभी पूछा गया था 2 क्वेश्चन, एपीओ में भी आया था, जे में भी आया था। फिर एक बार देखिए, एविडेंस की धारा 90, साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 ये बताती है कि अगर कोई दस्तावेज हो 30 वर्ष पुराना हो, उचित अभिरक्षा में हो, और उचित अभिरक्षा से निकालकर पेश किया गया हो, तो न्यायालय यह अनुमान लगा सकेगा
कि यह दस्तावेज सही था, यानी कि यह उपधारणा कर सकेगा कि यह जो दस्तावेज हैं वह आपका सही है। अब ये तो भाई आपका पूछ लिया एपीओ में, लेकिन जे में पूछा कि ये 30 साल कब से गिना जाएगा, ये पूछा था जे में बिहार में। तो ये 30 वर्ष की गिनती आपका कब से की जाएगी, तो जब दस्तावेज न्यायालय में पेश किया जाता है। रटे रहिए, कब से, लिखते समय नहीं, जब न्यायालय में पेश किया जाए उसके पहले कितने साल पहले बना हो। आगे बैठिए हो, आगे आराम से बैठिए, है तो जगह, आगे बैठिए। हाँ, थोड़ा फैल के ही बैठिए भाई, क्योंकि अभी आपका खतरा गया नहीं है, तो थोड़ा दूर दूर बैठेंगे, जगह भी है। अब भाई बरसाती मेढकों को सुबह बुलाया नहीं जाएगा, शाम को धीरे धीरे अब आना शुरू हुए हैं। सुबह भाई पुराने लोगों को कम बुलाया जाता है, मना भी किया जाता है कि आप शाम को आइए, नए लड़कों को आराम से थोड़ा पढ़ने दीजिए, क्योंकि शाम को बैच थोड़ा स्पीड पकड़ लेता है धीरे धीरे। अब सुबह वाला बैच जल्दी स्पीड नहीं पकड़ता है। तो भाई आपका थोड़ा आराम से नए लोगों को पढ़ने दीजिए सुबह, शाम को आप लोग आइए पुराने लोग। देखिए आपका 30 वर्ष का नियम याद रखिए, जे में भी आया था बिहार और आपका एपीओ में भी, दो मॉडल। यानी कि फिर बैक होइए, आपका अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय अधिकतम कितनी सजा दे सकता है, कितने वर्षों तक का, 30 वर्ष या आजीवन कारावास, यानी कि लाइफ इम्प्रिजमेंट की भी सजा दे सकता है। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय प्रॉपर्टी का फॉर फ्यूचर, यानी कि संपत्ति की जब्ती का भी आदि दंड दे सकता है और फाइन भी लगा सकता है, यानी कि जुर्माना भी लगा सकता है। तो क्वेश्चन यहाँ ये बन सकता है, ध्यान में रखिएगा, जो क्वेश्चन आपका बन सकता है वह ये बन सकता है क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय कौन सी सजा दे सकता है। तो दे दिया आजीवन कारावास, अधिकतम 30 वर्षों तक का कारावास, जुर्माना, उपर्युक्त सभी। तो क्या मार्क कराएंगे, उपर्युक्त सभी। लेकिन जो आपका घुमाऊ क्वेश्चन रहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय कौन सी सजा नहीं दे सकता, उसमें आपका रहेगा आजीवन कारावास, 30 वर्षों तक का कारावास, जुर्माना और मृत्यु दंड एक रहेगा। तो बताइए कौन सी सजा नहीं दे सकता, मृत्यु दंड। ये मॉडल बन सकता है। आइए अब अनुच्छेद 36 देखा जाए। वैसे मैं बता चुका हूँ अनुच्छेद 36 में मैं आपका सर्वप्रथम आपका अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय फिर एक बार बताया जाए। कल ही मैं भूमिका बांधा था, लेकिन फिर एक बार हम बता रहे हैं। जजों की संख्या बताइए कितनी, मैं बताया था 18, और ये इनका कार्यकाल कितना होगा, 9 साल। प्रत्येक 3 वर्ष में 6 जज रिटायर होंगे और 6 नए चुने जाएंगे। तो यह जो प्रावधान है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का गठन, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का गठन कैसे होगा, यानी कि कितने जज होंगे कितने साल के लिए, ये प्रावधान आपका अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के अनुच्छेद 36 में दिया गया है। और वहीं आप लोग जो बताए वहीं हम भी बताने जा रहे हैं, कोई अलग नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में कुल 18 जज होते हैं। आपका इनका जो कार्यकाल होता है 9 वर्ष होता है, और प्रत्येक 3 वर्ष में 6 जज पद मुक्त होंगे और 6 नए क्या होंगे, चुने जाएंगे। और जो व्यक्ति और एक बार अगर जज रह चुके तो भाई पुनर्विचार के पात्र नहीं होंगे, यानी कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर एक बार इसको समझिए। जब हम न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बताए थे जिसमें कि कुल 15 जज थे, उसमें हमने ये बताया था कि अगर एक बार कोई जज रहा है
तो वह दोबारा उस न्यायालय का जज चुना जा सकता है। और दलबीर भंडारी जी हैं जो एक बार रहे थे और दोबारा 2027 तक के लिए चुने गए हैं। अब तो न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के दलबीर भंडारी अध्यक्ष भी बना दिए गए हैं। और आपका हो सकता है जे में ये क्वेश्चन पूछने का पूरा चांस है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण 10-12 आता है क्वेश्चन अलग, उसमें पूछ सकता है कि आपका यानी कि किसको बनाया गया है, तो दलबीर भंडारी को। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में अगर एक बार कोई व्यक्ति जज बना तो वह पुनः निर्वाचन के पात्र नहीं होगा, यानी कि दूसरे कार्यकाल के लिए नहीं चुना जाएगा। दोनों में अंतर आ रहा है। अगला देखिए, योग्यता देख लिया जाए तो योग्यता जब भी पढ़िए आपका कम से कम भारत के सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त होने के लिए एक बार योग्यता देखिए, तब अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का जज नियुक्त होने के लिए योग्यता पढ़ी जाती है। तो कोई व्यक्ति भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश तभी बन सकता है जब वह भारत का नागरिक हो और 3 योग्यता में से कोई एक योग्यता रखता हो। पहली योग्यता है कि लगातार 10 वर्ष तक एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में या उच्चतम न्यायालय भी इसमें है वकील के रूप में प्रैक्टिस किया हो। लगातार मैं बता रहा हूँ, यह नहीं कि 2 साल नौकरी किया, लगातार। दूसरा, 5 वर्ष तक कम से कम किसी उच्च न्यायालय का क्या रहा हो, जज रहा हो। और तीसरा है कि राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता हो, विख्यात विधिवेत्ता हो, प्रसिद्ध जुरिस्ट हो, यानी कि विधि का बहुत बड़ा क्या हो, ज्ञाता। तो अब ये समस्या आती है, देखिए क्वेश्चन संविधान में भी कई बार आए हैं कि आपका प्रसिद्ध या फेमस जो जुरिस्ट होगा वह कहाँ का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है, तो उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब रहेगा केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट में ऐसा कोई नियम नहीं है, रटे रहे, केवल कहाँ का, सुप्रीम कोर्ट का नियुक्त हो सकता है, हाई कोर्ट में नहीं। अगला ये देखा जाए तो आखिर अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का जज नियुक्त होने की क्या योग्यता है, तो उसका कैरेक्टर हाई हो, यानी कि उच्च नैतिक चरित्र का हो, निष्पक्षता बरतता हो, निष्ठा रखता हो और अपने देश के उच्चतर न्यायिक पदों पर आसीन हो या आसीन होने की योग्यता रखता हो। देखिए यही योग्यता आपका जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बताया गया न्याय का, उसमें भी यही योग्यता है, कोई अलग नहीं है। इसके बाद आइए भाषा से क्वेश्चन बनता है। अब आप लोग लैंग्वेज पर आइए, खूब क्वेश्चन बना है, इसको तो और अच्छे से तैयार रखना है। हमने बताया था कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की 2 भाषाएं हैं, एक इंग्लिश और एक फ्रेंच। भाई रट कर जाइए, क्यों, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कितनी भाषाएं हमने बताया था, 2। ये रट्टा मारना है, कौन कौन, फ्रांसीसी और अंग्रेजी। लेकिन जहां तक अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की बात है, अगर आपका यही क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में दे दे तो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में कुल 6 भाषाएं हैं। और रट कर जाइएगा, इसमें हम एक बार बता रहे हैं तब 2-3 क्वेश्चन निकाल रहे हैं। देखिए 6 भाषाएं हैं, पहला अंग्रेजी, दूसरा फ्रेंच और तीसरा अरबी, चौथा चीनी, पांचवा रूसी और छठवां स्पेनिश। इसको लिखवाएंगे हम। अब यहाँ जो आपका क्वेश्चन बन सकता है वह यह क्वेश्चन बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की भाषा क्या होगी, दे देगा आपका चीनी,
फिर दे देगा अरबी, फिर दे देगा रूसी, उपर्युक्त सभी। तो अगर 3 भाषा दिया है और उपर्युक्त सभी दे रहा है तो आप क्या मार कर आएंगे? उपर्युक्त सभी। लेकिन गलत कहाँ होगा? ये तो सभी कर ले जाएंगे, यानी कि 99% लोग इसको क्या करेंगे? कर ले जाएंगे। हमें वो पॉइंट उठाना है जहां से आप गलती कर सकते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन आपका बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की निम्नलिखित में से कौन भाषा नहीं है? अब दे देगा अंग्रेजी, तो अंग्रेजी है ही। दूसरा दे देगा चीनी, तो चीनी है ही। तीसरा दे देगा रूसी, तो रूसी है ही। और एक दे देगा हिंदी या कोई और भाषा। तो दिमाग में ये बैठाना है कि अगर 6 भाषाएं कौन कौन सी हैं ये याद रहे, तभी ऐसा क्वेश्चन आप पकड़ सकते हैं। और हर हाल में 6 भाषाएं क्या होनी चाहिए? याद। फिर एक बार हम भाषा बता रहे हैं भाई। पहला अंग्रेजी, दूसरा फ्रेंच, तीसरा अरबी, चौथा चीनी, पांचवा रूसी और छठवां स्पेनिश। इसके अलावा अगर भाषा कोई दे, हिंदी दे, तेलुगु दे, जो भी दे, उर्दू दे, जो भी दे, वो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की भाषा नहीं है। इसको भी अच्छे से तैयार रखना है। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि जजों को कैसे हटाया जाता है? तो देखिए, अब जजों को जब भी हटाने की या रिमूव करने की प्रक्रिया जानिए तो आपका 3 एंगल से पढ़ना है। यानी कि अब एक साथ 3-3, 4-4 क्वेश्चन, चूंकि समय अब कम है तो प्रयास आप भी करिए कि भाई इसी स्टाइल से पढ़िए जैसे बताया जा रहा है। इस स्टाइल से पढ़ेंगे तो कम समय में आपका ज़्यादा तैयार होगा। देखिए मैं बता रहा हूँ, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाता है। फिर आपका दूसरा हम बताएंगे, न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों को कैसे हटाया जाएगा। और तीसरा पूछ लेगा, अंतर्राष्ट्रीय अपराध अपराध न्यायालय के जजों को कैसे हटाया जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट। देखिए आपका फिर एक बार कवर कर लीजिए। जिस प्रकार न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जजों को हटाने की प्रक्रिया मैं बताया हूँ, उसी प्रकार सेम तरीके से अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के भी जजों को हटाया जा सकता है। तो अगर आपको याद होगा तो मैं फिर एक बार बता रहा हूँ कि न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में टोटल कितने जज हैं? 15। एक को हटाना है तो क्या प्रक्रिया है? तो जो बच रहे हैं 14, उनकी सर्वसम्मति राय हो, यानी कि जो 14 बच रहे हैं ये सर्वसम्मत से ये फैसला करते हैं, प्रस्ताव पास करें। एक भी विरोध करेगा तब नहीं, सर्वसम्मत माने सब कितने, तो क्या प्रस्ताव पास कर दें कि इनको क्या किया जा रहा है? हटाया जा रहा है। यही प्रक्रिया आपका अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में भी लागू होगी। तो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में कितने जज होते हैं? अधिकतम 18। यानी कि एक को हटाना है तो 17 जज, कम 17 जज जो बचे हैं वह उस प्रस्ताव के फेवर में मत दें। यानी कि एक लाइन में कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाता है। तो अब लीगल वर्ड देखिए, अन्य न्यायाधीशों की सर्वसम्मति राय से। तो आप लोग बताइए कितने न्यायाधीश हैं? 18। तो अन्य न्यायाधीश मतलब कि जिसको हटाना है उसको क्या करिए? बाहर। तो अन्य कितने बचे? 17। तो 17 में बहुमत का नियम लागू होगा कि 2/3 का कि सर्वसम्मत, यानी कि 17 में कितने रजामंद हो जाए? 16 की 15 की 17? 17। किस बात पर रजामंद हो जाए? कि इनको हटाया जाए। अब एक बचा, यानी कि दोनों को हटाने की प्रक्रिया क्या है? अलग अलग किस, अलग अलग नहीं है, क्या है? सेम। अब आइए, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को
और भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाता है, वहां भी अच्छे से तैयार रखना है भाई। भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालयों के किसी न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है वह समान है, असमान न मार दीजिएगा। जिस प्रक्रिया द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जज हटाए जा सकते हैं, सेम उसी प्रक्रिया को अपनाते हुए कहाँ के जज भी हटाए जा सकते हैं, उच्च न्यायालयों के। अंतर नहीं है। अब यहाँ आपको दिमाग ये लगाना है कि आखिर भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाता है। तो देखिए कैसे हटाया जाता है। आपका एक क्रम बना लीजिए शॉर्टकट में, मैंने 1-2 मिनट में इसको भी भाई नए लोग भी तैयार रखें। अब हटाती तो संसद है, तो देखिए आपका कैसे हटाती हैं। या तो लोकसभा शुरुआत कर सकती हैं या राज्यसभा, कोई भी प्रस्ताव ला सकता है। पहले किसी में भी प्रस्ताव ला, अगर लोकसभा लाती हैं तो एक प्रपोजल बनेगा, संकल्प, और उस प्रपोजल पर कम से कम कितने सांसद लोकसभा के साइन करेंगे, 100। और राज्यसभा हटाती हैं, हटाना चाहती हैं, तो राज्यसभा के कितने सांसदों का साइन, 50। यानी कि पहला पॉइंट ये है कि अगर किसी जज को हटाना है तो पहली प्रक्रिया ये है कि एक प्रस्ताव तैयार किया जाए। अगर लोकसभा में कार्यवाही शुरू करनी है तो लोकसभा के कम से कम कितने सांसद, 100, यानी कि 550 में से कितने साइन करें उस पर, 100। और राज्यसभा अगर हटाना चाहती हैं, शुरुआत करना चाहती हैं, तो राज्यसभा की ओर से तैयार होगा और कम से कम कितने सांसद, 50। लोकसभा हटाना चाहती हैं तो लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्ताव दे, राज्यसभा हटाना चाहती हैं तो उपराष्ट्रपति को प्रस्ताव दे, यानी कि राज्यसभा के सभापति को। अगर सदन सत्र में हो तब, और सत्र में सदन नहीं है तो राष्ट्रपति को प्रपोजल भेजा जाएगा और फिर राष्ट्रपति इन अध्यक्ष को लोकसभा के या राज्यसभा के सभापति को ये प्रपोजल वापस करेगा। अब क्या होगा कि जो अध्यक्ष या सभापति एक समिति बनाएंगे, एक समिति बनाएंगे या जांच कमेटी बनाएंगे जो जज की क्या करेगी, जांच करेगी। अगर ये जांच में ये पा लिया गया कि यह जज अब तो असमर्थ हो गया है या आपका कदाचार का दोषी है, कदाचार, यानी कि अब तुरंत आ जाइए। किसी जज को कितने आधारों पर हटाया जा सकता है, 2। कौन कौन, या तो असमर्थता और दूसरा क्या है, साबित कदाचार, यानी कि प्रूफ मिसकंडक्ट। तो जांच न्यायालय द्वारा साबित नहीं, ये जांच कमेटी ये पाई कि इस जज ने मिसकंडक्ट किया, उसके बाद से आपका शुरू होगा। मान लीजिए राज्यसभा से शुरू करा जाए। अब राज्यसभा की के पास जांच कमेटी की रिपोर्ट पहुंच गई तो राज्यसभा अपना शुरुआत करेगी और जिस जज को हटाना है उसको पूरा मौका देगी सुनवाई का। वह जज स्वयं आकर राज्यसभा में अपना पक्ष रखे या अधिवक्ता के माध्यम से रखे। भाषण माने अपना सफाई देने के लिए राज्यसभा बुलाएगी, सफाई ले ली। उसके बाद से अगर राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 से प्रस्ताव को पास कर देती हैं तो राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव अब लोकसभा को भेजा जाएगा। और लोकसभा भी अगर 2/3 से पास कर देती हैं तो वह प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास जाएगा और जैसे ही राष्ट्रपति साइन करेंगे उस प्रस्ताव पर, जो कहाँ से अब पास हो चुका है, लोकसभा राज्यसभा, तो जैसे ही वो साइन करेंगे, अर्थात जैसे ही राष्ट्रपति आदेश देंगे, न्यायाधीश का पद अब क्या हो जाएगा, रिक्त।
इस प्रक्रिया का पालन करते हुए बता दिया जाए कि आज तक भारत में किसी भी न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सका है। बी रामास्वामी का मामला पहले आया तो भाई आपका इस्तीफा दे पास नहीं हो पाया प्रस्ताव, इस्तीफा दे दिए। सौमित्र सेन का मामला आया तो राज्यसभा में भाषण दिए 2 घंटा, और जैसे ही राज्यसभा ने प्रस्ताव पास किया, अब सोचे कि लोकसभा में जाएगा तो इस्तीफा देकर निकल लिए। यानी कि प्रथम में नाम आ जाएगा कि कौन सा भारत का ऐसा जज था जिसको कि हटाया गया इस प्रक्रिया द्वारा, तो आज तक किसी को नहीं। याद रखिए, आज तक। तो आपका कैसे हटाया जाएगा ये बताया गया। इसके बाद आपको जो देखना है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के भी कुछ सिद्धांत हैं, कुछ नियम कायदे हैं। आइए आपका भाई जो भी नियम कायदे हैं, तो पहले भारत में कुछ नियम कायदे देखा जाए और तब आपका अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय। तो पहला नियम कायदा है, जो नियम है आपका कि यदि कोई व्यक्ति अपराध करते समय 18 वर्ष से कम आयु का था तो ये न्यायालय उस व्यक्ति पर अधिकारता नहीं रखेगा। अब भारत में देखिए एज के बारे में क्या नियम है, फिर हम एक बार बता रहा हूँ। अगर किसी ने अपराध किया है, 4 अपराधों में से कोई एक अपराध, और जिस तारीख को वह अपराध किया उसकी एज कितना थी, 18 वर्ष से कम थी, तो इस न्यायालय को उस बालक पर अधिकारता नहीं होगी। यानी कि इस न्यायालय में उस बालक का मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। अब थोड़ा भारत में इसको जोड़िए आप लोग। तो भारत में आईपीसी आप लोग शुरू भी हुआ है, तो 2-4 तो आपका जानते ही होंगे, क्योंकि आईपीसी तो लोग फर्स्ट ईयर से ही पढ़ना शुरू करते हैं, अंत तक पढ़ते रहते हैं। तो एक तो हम 82 देखेंगे आईपीसी की धारा, दूसरा 83 देखेंगे, फिर जे एक्ट देखेंगे, जुनाइल जस्टिस एक्ट यानी कि किशोर न्याय अधिनियम 2015 भाई 2000 में बना था, और निर्भया कांड के बाद कानून फिर से बनाना पड़ा। तो नया कानून जो बना है किस सन में, 2015। यानी कि किशोर न्याय पोस्ट में है बालकों की देख रेख और संरक्षण पोस्ट बंद अधिनियम 2015। इसमें आपका तो 3 एंगल से भारत में भी जोड़ते रहे। जितने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में आप नियम पढ़िए, तुरंत आपका दिमाग कहाँ जाना चाहिए, भारत में, कि भारत में क्या नियम है। तो देखिए आपका भारत में क्या नियम है। आईपीसी की धारा 82 से पिछली बार आपका क्वेश्चन यूपी एपीओ में बना है। तो पहले 82 एक लाइन बताया जाए, यदि कोई व्यक्ति है और जिस तारीख को वह अपराध किया है उसकी एज 7 वर्ष से कम है, तो वह किसी भी अपराध के लिए दंडित नहीं होगा। यानी कि पूरी तरह छूट है कि आंशिक, पूरी तरह। ऐसे बालक को या बालिका को आपका डोली इनकैपेक्स कहा जाता है, अक्षम गुड़िया यानी कि अपराध करने में अक्षम कहा जाता है। तो जो यूपी एपीओ का मॉडल बना कि डोली इनकैपेक्स का सिद्धांत किस सेक्शन में है, यही बना था। तो कौन सी धारा मार कर आएंगे आईपीसी की, 82। 83 देखिए, अगर कोई बालक या बालिका की एज 7 वर्ष से अधिक हो किंतु 12 वर्ष से कम हो और उस दौरान वह अपराध किया है, तो उसकी समझदारी देखी जाएगी। अगर वह समझदार है तो दंड पाएगा, और समझदार नहीं है तो बाइज्जत बरी हो जाएगा। समझदारी, अगर 12 वर्ष या 12 वर्ष से ऊपर हैं किंतु 18 वर्ष से कम है
और साधारण अपराध करता है तब तो वह दंड पाएगा। लेकिन अब कानून एक बदला है। अगर 16 से 18 के बीच में है और साधारण नहीं, कैसा अपराध करता है, सीरियस, गंभीर या जघन्य अपराध करता है, तो वह वयस्क माना जाएगा और उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, वयस्क की तरह। लेकिन आज भी दो सजा नहीं दी जाएगी जो 18 वर्ष से कम है। मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा, आजीवन कारावास नहीं दिया जाएगा। तो कई राज्यों ने इस नियम में बदलाव लाया भाई। मैं बता दूं, आप सुने होंगे कि एमपी में दिया गया मृत्युदंड, फिर आपका राजस्थान में पेपर में निकलता रहता है। तो वह स्टेट अमेंडमेंट है, यानी कि राज्यों ने संशोधन किया है। और यूपी में भी मांग चल रही है कि संशोधन करके मृत्युदंड का भी प्रावधान क्या किया जाए। लेकिन बालक कितने के बीच में हो, 16 से लेकर कितने के बीच में, और कैसा अपराध किया हो, साधारण की जघन्य, बहुत गंभीर अपराध। तो इस प्रकार आपका दूसरा आइए भूल देखा जाए। पहला तो एज में बचाव मिला। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में कोई अभियुक्त जो है वह मिस्टेक का या भूल का बचाव ले सकता है। अब जहां तक आपका पिछली बार यूपी एपीओ में आया भी था क्वेश्चन, यहाँ तक कि जे में तो इस बार मेंस में भी आ गया था। तो आप मिस्टेक या भूल देखिए, तो सबसे पहले आपका भूल को हम आईपीसी में देखते हैं, और आईपीसी में जो नियम हम बताएंगे सेम नियम अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में भी लागू होता है, कोई अंतर नहीं है। तो भाई दो बार नहीं बताया जाएगा, फिर हम बता दें। जो नियम हम आईपीसी में बताएंगे वही सेम नियम कहाँ लागू होता है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में अभियुक्त अपना बचाव ले सकता है मिस्टेक का या भूल का। तो आइए आईपीसी में देखा जाए, पढ़ना भी आगे। आपका जो यूपी एपीओ का क्वेश्चन है, आईपीसी में भूल के बारे में प्रावधान किन किन धाराओं में, तो दो धाराओं में मारिएगा, 76, 79। दो धारा कौन कौन, 76 में और 79। भूल को दो भागों में बांट लीजिए। एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट, यानी कि एक है तथ्य की भूल, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। आपका दूसरा विधि की भूल, यानी कि मिस्टेक ऑफ लॉ। तो फिर यूपीएपीओ में यहाँ बनाया भाई कि कौन सी भूल बचाव देगी और कौन सी भूल बचाव नहीं देगी। तो फिर रट कर जाइएगा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट यानी कि तथ्य की भूल बचाव देती है, विधि की भूल बचाव नहीं देती। यानी कि चाहे भारत का कोई नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो, अगर भारत में वो है और कानून का उल्लंघन किया है और ये मांग करता है कि हमसे तो भूल हो गई, हम तो भारत का कानून जानते ही नहीं थे, तो चाहे भारत का कानून जानते हो या न जानते हो, भारत में आए हो तो भारत के कानून का क्या करना पड़ेगा, पालन। केस भी याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। एमएच जॉर्ज, मेयर हंस जॉर्ज का केस है, जिसमें एक विदेशी आया, एयरपोर्ट पर उतरा, जितना सोना वह भारत ला सकता था उससे ज़्यादा सोना उसके पास पाया गया और वह सजा पाया। वह बार बार एक ही बात कह रहा था कि हजूर अगर हम कानून जानते तो इतना सोना न लाते। तो कोर्ट ने कहा कि भारत में हो तो ये माना जाएगा कि तुम सभी भारतीय कानूनों के ज्ञाता हो, अब ये बचाव नहीं दिया जाएगा। तो बताइए, तथ्य की भूल बचाव देते हैं कि विधि की, कि दोनों? तथ्य की। किस कौन सी बचाव भूल नहीं देगी? विधि की। यही अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में भी नियम लागू होगा। अब अगला क्वेश्चन,
तथ्य की भूल बचाव होगी किन धाराओं में है, तो दोनों मारिएगा, 76 और कौन सा 79। विध की भूल बचाव नहीं होगी, ये किस धारा में है, दोनों में है, 76 और 79। अब देखिए यूपीएपीओ क्या किया क्वेश्चन बनाते समय कि तथ्य की भूल क्षम्य है, ये किस धारा में समाहित है। तो देखिए तथ्य की भूल क्षम्य है, इसके लिए 77 बना दिया, 78 बना दिया, 79 बना दिया, इनमें से कोई नहीं। भरमाने वाला क्वेश्चन, तो आप लोग बताइए कौन सही होगा भाई, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा कि तथ्य की भूल बचाव देगी किस धारा में, 79। भाई यही भरमाने वाला। भाई दो धाराएं हम बता रहे हैं, तो दो धाराएं जब न मिले तो आप एक धारा मिल रही है तो एक मारिए, और इसी में अगर दे दे कि 77, 78 और 80 इनमें से कोई नहीं, तब क्या मारेंगे, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दो ही तो धाराएं, या तो दो दो का ग्रुप आएगा, दो का ना आए तो एक कोई धारा देखेंगे, और कोई धारा नहीं है यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो जो यूपी आयोग भरमाया है आपका ऐसे ही भरमाया है, 79 दिया था, लेकिन मैं बता दूं आपका 76 नहीं दिया। तो कई लोग इसमें भी गलत करके आ गए कि सर तो दोनों बताए थे। अरे भाई सर ये भी बताए थे कि दोनों न रहे तो कितना, एक, और आपका एक देखिए और वो भी न रहे तो इनमें से कोई नहीं। अगला देखिए भाई आपका, ये तो आपका हुआ मिस्टेक। आइए अनसाउंड माइंड देखा जाए, चित्त विकृत। हाँ नहीं, केवल तथ्य की भूल, भारत के से सेम है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में तथ्य की भूल बचाव देगी, विधि की भूल बचाव नहीं देगी। अगला देखिए भाई अनसाउंड माइंड, चित्त विकृत या विकृत चित्त। तो जो नियम चित्त विकृत या अनसाउंड माइंड के बारे में भारत में है, सेम वही नियम अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में भी है, और अभियुक्त ये बचाव ले सकता है कि जिस समय मैं अपराध किया था उस समय में क्या था, अनसाउंड माइंड था, चित्त विकृत था, और चित्त विकृतता के कारण मैं अपराध की प्रकृति या परिणाम या यह कि यह कार्य विधि के विरुद्ध है मैं जानने में असमर्थ था। तो अभियुक्त अपना बचाव ले सकता है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में भी। तो भारत में पहले जोड़ लिया जाए तो कोई अंतर नहीं है भाई, अंतर नहीं है तो एक ही साथ दोनों मानकर चलिए हम बता रहे हैं। तो भारत में बस जोड़ लेना है आईपीसी। तो चित्त विकृतता किस धारा में बचाव देगी, 84 में। इसी के साथ आपका 98 भी पढ़ना है, पहले बना लिया जाए तब समझा जाए। फिर मैकनाटन का केस पढ़ना है, मैकनाटन का केस पढ़ना है। फिर इसमें जज पूछा जाता है जस्टिस टिंडले, जस्टिस कौन थे, टिंडले थे। फिर आपका 3 एंगल से पूछा जाता है क्वेश्चन आपका चित्त विकृतता पर। पहला एंगल जो पूछा जाता है निद्रा के दौरान अपराध, दूसरा मिर्गी आ गई तब अपराध, और प्रसूति उन्मत्तता के दौरान अपराध यानी कि डिलीवरी के समय। अभी तीनों बताते हैं हम। देखिए आपका जो अनसाउंड माइंड पर्सन होता है, पागल न कहिएगा भाई, मैं फिर बता दूं पागल नाम न लीजिएगा, चित्त विकृत या विकृत चित्त कहिएगा, या आपका इंग्लिश वर्जन देख लीजिएगा अनसाउंड माइंड, क्योंकि पागलों को हमेशा बचाव नहीं दिया गया है। बचाव किसको दिया गया है, अनसाउंड माइंड। ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति पागल न हो लेकिन कार्य करते समय उसका दिमाग काम न कर रहा हो। जैसे कि उदाहरण के रूप में अभी अगला पॉइंट भी बचाव लिया जाएगा, जैसे कि नशा किया है, मत हो गया है,
यानी कि 2 बूंद लेकर और पूरी तरह क्या हो गया है, मत हो गया है, और उसके कारण उसका दिमाग काम करना क्या कर दिया है, बंद। तो बस पॉइंट पकड़े रहिए। अगर बिना नशा करने किए ही उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है तो वह किस धारा में बचाव लेगा, 84। और इसी की पूरक धाराएं हैं 85 और 86। खूब पूछा जाता है जेपीओ में, नशा किया है यानी कि ड्रग्स इत्यादि लिया है और उस कारण से सोचने समझने की शक्ति क्या कर बैठा है, खो दिया। तो सामान्य चित्त विकृतता 84 में, और नशे के कारण जो आपका उत्पन्न होगा, माइंड काम नहीं करेगा, तो स्पेशल धाराएं बनी हैं कौन सी, 85 और 86। लेकिन पहले 84 पढ़ा जाए और तब अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से 85 और 86 देखा जाएगा। मतत्ता 84 में जो आपका केस है, आपका मैकनाटन का केस है। मैकनाटन आपका खूब पूछा जाता है, रट कर जाइएगा। और मैकनाटन के बाद में जो मुख्य न्यायाधीश थे वह टिंडले थे, याद रखिए कौन थे, टिंडले थे। और 84 ज़्यादातर मैकनाटन के कुछ नियमों को समाहित करती है। अगर अब चित्त विकृत का मतलब ये हुआ कि जिस समय वह अपराध कर रहा था, मस्तिष्क में दोष के कारण वह समझने और समझने की क्षमता या यह वह क्या कर रहा है यह जानने की क्षमता खो बैठा था। ये क्षमता पागल के कारण भी हो सकती है, बीमारी के कारण भी हो सकती है, नशे के भी कारण हो सकती है। तो अगर नशे के कारण ऐसा है तो इसके लिए 2 स्पेशल हम धाराएं आगे बताएंगे, कौन कौन, 85 और 86। लेकिन अभी हम 84 पर रहें। 84 पर फिर याद रखिए, मेंस में भी आ चुका है, प्री में, कि अगर कोई व्यक्ति निद्रा में अपराध करता है तो क्या उसे बचाव मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यानी कि क्योंकि निद्रा में एक बीमारी होती है भाई, निद्रा में चलने की। व्यक्ति सोया है, कई फिल्में भी बनी है, धारावाहिक भी आते थे टीवी पर। एक व्यक्ति सोया है, अचानक आंख उसकी खुलती है लेकिन दिमाग नहीं खुलता। वह बाहर जाता है, बाहर कुछ अपराध करता है, फिर आकर बिस्तर पर लेट जाता है। सुबह लोग पूछते हैं कि तुम ही अपराध किए थे, उसको कुछ होश हवास नहीं है कि वह क्या किया। ये निद्रा में चलने की क्या है, बीमारी। और ये चूंकि बीमारी के कारण उसका क्या नहीं कर रहा काम, दिमाग। अतः 84 में वह पागल नहीं है, लेकिन फिर 84 में बचाव का हकदार होगा। दूसरा आपका मिर्गी आ गई। तो मान लीजिए कि पत्नी सब्जी काट रही थी, तब तक मिर्गी आ गई, पति गए तो कौन सा चप्पल सुंघा जाता है, अब हवाई की चमड़े का। और तब तक पत्नी हाथ में चक्कू ली थी, हिला रही थी, पति का उंगली थोड़ा कट गया, ज्यादा ना काटा जाए भाई, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। हल्का सा उंगली कट गई, और जब उंगली कट गई और उस समय वह मिर्गी में थी, तो बताइए क्या पत्नी ने कोई अपराध किया, नहीं। तो कौन सी धारा उसे, पागल वो नहीं थी लेकिन बीमारी के कारण उसका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा था, तो कौन सी धारा बचाव देगी, 84। यानी कि कुल मिलाकर एक लाइन ये रहा कि जो आईपीसी की धारा 84 में हम बचाव देखेंगे वह बचाव अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में अभियुक्त ले सकता है। अगला देखा जाए मतत्ता। यहाँ थोड़ा भारत में और अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में अंतर आएगा, याद रखिए। आइए आपका देखा जाए भारत में क्या नियम है। तो पहले भारत में नियम देखा जाए। जो मतत्ता से संबंधित भारत में विधि हैं वह आपका 85 और 86 में है। आपका 85 को अनैच्छिक मतत्ता कहा जाता है,
और 86 को कौन सा, ऐच्छिक। अनैच्छिक मतदाता पूर्ण बचाव होती हैं और ऐच्छिक मतदाता कैसा बचाव देती हैं, केवल आंशिक। पहले अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में भाई समझ लीजिए तब बताया जाए। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का नियम जान लीजिए। अगर अभियुक्त स्वेच्छा से नशा किया था, उस यानी कि ऐच्छिक किया था, और स्वेच्छा से नशा करने के कारण उसका दिमाग काम नहीं किया, वह अपराध कर बैठा, तो ऐसी दशा में फिर याद रखिए वह किसी भी बचाव का हकदार नहीं होगा। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में वह इसका बचाव नहीं ले सकता। लेकिन कब, जबकि अपनी इच्छा से नशा किया हो कि दूसरे ने करा दिया हो इच्छा से। लेकिन भारत में आंशिक बचाव है, अंतर आ रहा है। भारत में इसके लिए कौन सा सेक्शन बना है, 86। और ऐच्छिक या स्वैच्छिक मतदाता आपका पूर्ण बचाव है कि आंशिक, तो पूर्ण मार दीजिएगा, कैसा, आंशिक। अब तो आगे डिटेल में हम बताएंगे, लेकिन एक लाइन हम बता रहे हैं, चाहे समझ में आए ना आए, ये सब आगे तो आईपीसी में बताया ही जाएगा डिटेल में। एक लाइन बस ये जानना है, अगर न याद हो तो, जिन अपराधों में आशय एक आवश्यक तत्व है और अभियुक्त स्वेच्छा से मतदाता के कारण आशय क्रिएट नहीं कर पाया, तो इंटेंशन के मामलों में बचाव तो मिलेगा, लेकिन जो नॉलेज है, ज्ञान है, उस मामले में कोई बचाव नहीं मिलेगा। अगर स्वेच्छा से नशा किया, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था नशे के कारण, तो जहां नॉलेज के आधार पर, ज्ञान के आधार पर सजाएं दी जाती हैं, वहां ऐसे स्वैच्छिक मत व्यक्ति को कानून कोई बचाव नहीं देगा। और कौन सी धारा, 86। लेकिन अगर वह स्वैच्छिक मतदाता में नहीं है, यानी कि आपका दूसरे व्यक्तियों ने उसे जबरदस्ती कुछ खिला पिला दिया या भरमा के खिला दिया और फिर वह अपराध किया है, तब उसे पूर्ण बचाव मिलेगा। तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में कौन सी मतदाता बचाव देती है और कौन सी नहीं। तो अनैच्छिक मतदाता बचाव देगी, लेकिन कौन मतदाता कोई बचाव नहीं देगी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में, ऐच्छिक। लेकिन भारत में अंतर है, अनैच्छिक मतदाता 85 में पूर्ण बचाव देगी, लेकिन स्वैच्छिक मतदाता आंशिक ही बचाव देगी, पूर्ण नहीं। और किस मामले में, आशय में बचाव है और ज्ञान में नहीं है। देखिए थोड़ा टेक्निकल है भाई, इतना शॉर्टकट में मैंने समझना मुश्किल है ये। आगे डिटेल में हम बताएंगे, क्योंकि आईपीसी शुरू ही हो गई है, तो न समझ में आए दो चार बात तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आगे डिटेल में बताया जाएगा। अगला ये देखा जाए आपका अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की, आपका कह सकते हैं कि और दो चार सिद्धांत हैं, उसको भी देख लिया जाए। अगला सिद्धांत ये है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। यानी कि डबल जियोपार्डी, यानी कि दोहरे खतरे या विषवैक्सरी, या कह सकते हैं कि डबल जियोपार्डी से संरक्षण दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक बार अभियुक्त उस अपराध के लिए सजा पाया है, तो क्या अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय उस मामले में दोबारा सजा देगा? नहीं। तो तुरंत भारत के संविधान में जोड़ लेना है, सीआरपीसी में जोड़ लेना है। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस नियम को मान्यता देता है? तो अनुच्छेद 20 का कौन सा क्लास 2 और सीआरपीसी की धारा 300 का क्लास 1। अगला सिद्धांत देखिए भाई आपका, विधि के बिना अपराध नहीं हो सकता। इसका मतलब समझिए,
इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी अभियुक्त ने कोई अपराध किया और उस अपराध को दंडित करने के लिए उस समय कोई कानून नहीं था, तो बाद में कानून बनाकर पिछले कार्यों को आप दंडित नहीं कर सकते। इसको कहते हैं आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, या और भी नाम है विधि के बिना अपराध नहीं हो सकता, या दांडिक विधियों को भूतकाल से लागू नहीं किया जा सकता, या आपराधिक विधि को बैकडेट से लागू नहीं किया जाएगा। और आईपीसी में आपको बताया भी जाएगा शुरुआती दौर में ही। लेकिन एक उदाहरण देखिए, सबसे अच्छा उदाहरण है 354D हम बता रहे हैं। आईपीसी की धारा 354D, स्टैकिंग या पीछा करना वर्तमान में अपराध है और ये अपराध बनाया गया 3 फरवरी 2013 को। तो अगर कोई पुरुष ये अपराध किया हो और 2 फरवरी 2013 को किया हो, तो बताइए 2 फरवरी 2013 को अपराध किया गया और कानून कब बना? 3 फरवरी को। तो क्या ऐसा व्यक्ति दंड का भागी होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपराधिक मामलों में जो कानून है उसे बैक डेट से लागू नहीं किया जा सकता। वह 3 फरवरी और उसके बाद वाले तो दंड होंगे, दंड पाएंगे, लेकिन 2 फरवरी को जिसने ये कार्य किया वह किसी भी आपका दंड का भागी नहीं होगा। इसके बाद आ जाइए, जो अंतिम आपका पॉइंट पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का जो गठन किया गया है उसके 4 अंग होते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय का 4 अंग हैं, यानी कि उसमें 4 विभाग होते हैं, कह सकते हैं। चारों विभाग हल्का हल्का लास्ट में देखना है, इसके बाद समाप्त हो जाएगी। देखिए भाई, 4 विभाग में आपका एक एक करके देखिए, 4 विभाग होते हैं। अनुच्छेद 34 हम बता रहे हैं, यानी कि लास्ट पॉइंट है जहां से आपका क्वेश्चन वैसे बना तो नहीं है। इसके बाद आपका 2 क्वेश्चन और बताएंगे हम कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किसको सजा दी और पहली बार किसको आपका किसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। इसके बाद से देखिए, आपका अनुच्छेद 34 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय के 4 विभाग होते हैं, ये बताया गया है। और इन्हीं को हल्का हल्का देखना है, बहुत ज़्यादा नहीं। पहला प्रेसिडेंसी विभाग, पहला प्रेसिडेंसी। दूसरा आपका अपील विभाग, विचारण विभाग, यानी कि आपका अपील विभाग, विचारण विभाग और विचारण पूर्व विभाग। विचारण पूर्व विभाग आपका तीसरा है आपका रजिस्ट्री, जहां रजिस्ट्री विभाग यानी कि निबंधक का विभाग बताया गया था। और एक है अभियोजन का कार्यालय, अभियोजन विभाग भी आप कह सकते हैं। यहाँ से आपका जो क्वेश्चन बन सकता है, आपका छोटा छोटा क्वेश्चन बन सकता है आपका, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की जो संरचना होगी वह 4 विभागों में बांटा गया है। 4 विभाग याद रखिएगा। पहला प्रेसिडेंसी, दूसरा आपका अपील विचारण या विचारण पूर्व विभाग, तीसरा रजिस्ट्री विभाग यानी कि जहाँ क्लर्कियल काम होगा, और चौथा अभियोजन यानी कि वकील साहब आ जाएंगे। इसमें कौन आएंगे?
तभी तो भाई अभियुक्त के खिलाफ मुकदमा लड़ेंगे, कोई बचाव करेगा। तो आपका यही हल्का हल्का देखना है लास्ट में। देखिए भाई आपका अब आपका अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में 18 जजों में से एक अध्यक्ष चुना जाएगा, दूसरा प्रथम उपाध्यक्ष और तीसरा एक व्यक्ति उसमें से द्वितीय उपाध्यक्ष। ऐसा भी क्वेश्चन आपका बना है, ध्यान में रखिएगा। आपका क्वेश्चन का मॉडल देखिए कैसे बनता है भाई, इसको थोड़ा अच्छे से देखिए। क्वेश्चन ये बन चुका है ऐसा, और अच्छे से इसको देखना है कि आपका पहले तो हम बता रहे हैं न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और अन्य कितने आपका जज होते हैं? तो भाई कितना बचा? एक अध्यक्ष को निकाल दीजिए, एक उपाध्यक्ष को निकाल दीजिए न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, तो और कितना बचा? 13। ये क्वेश्चन आ चुका है, मैंने बहुत आसान लगता है, लेकिन इसमें भी लोग क्या करते हैं भाई, 15 जज हैं, एक अध्यक्ष को हटा दीजिए, एक दूसरे उपाध्यक्ष को 2, तो बचे कितने? 13। लेकिन अगर यही क्वेश्चन घुमावदार दे दे और अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में दे दे, तब थोड़ा दिमाग उल्टा लगाना पड़ेगा। एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष के अलावा कितने जज हुए? तो 18 में से एक अध्यक्ष को निकाल दीजिए तो 17, और 17 में से 2 उपाध्यक्ष निकाल दीजिए तो कितने बचे? 15। यानी कि एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 15 अन्य जज होते हैं। टोटल 18, लेकिन 3 को हम क्या कर रहे हैं? बाहर। ये क्रम याद रखिएगा दोनों में। भारत के उच्चतम न्यायालय में बता दीजिए एक मुख्य न्यायमूर्ति होगा और अन्य कितने न्यायमूर्ति होंगे? 33। भाई टोटल कितने हैं? 34। तो भाई एक को हम हटा दीजिए सीजीआई को, तो बचे कितने? 33। अगला देखिए दूसरा आपका अपील और इत्यादि न्यायालय देखना नहीं, आपका ये कम चांस है। अभियोजन का कार्यालय भी आपका ये है कि अधिवक्ता रहेंगे या पंजीकरण होगा। हाँ, यहाँ आपका जो पंजीकरण विभाग होगा इसका प्रधान निबंधक या रजिस्ट्रार होगा और इसका कार्यकाल 5 साल के लिए होगा। इस प्रकार आपका जो मुख्य बातें आपका अंतर्राष्ट्रीय अपराध है, 2 बातें और बची हैं भाई, उसको बता दिया जाए। तब देखिए आपका 2 बातें और इसमें बची हैं, और आपका वह बात ये है कि आपका सर्वप्रथम, फिर एक बार क्वेश्चन याद रखें, सर्वप्रथम पहला गिरफ्तारी का वारंट अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने किस सन में जारी किया? तो 2005 मार कर आइएगा, फिर मैं बता दूं। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय द्वारा प्रथम बार गिरफ्तारी का वारंट कब जारी किया गया? तो 2005। एक बार जे में ये पूछा है। दूसरा जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने सर्वप्रथम किस अभियुक्त को दंडित किया या किस व्यक्ति को दंडित किया है? तो वह भी याद रखना है कांगो के, यानी कि कांगो राज्य के थॉमस लुम्बागा है भाई। देखिए आपका थॉमस लुम्बागा, थॉमस लुबांगा है, लुबांगा। इनको सबसे पहले सजा दी गई, अगर सजा पूछे तो 14 वर्ष दी गई, 14 वर्ष का कारावास।
ये दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा जाकर आपका 2 बार पूछा गया है। फिर एक बार हम बता दें, सर्वप्रथम किस सन में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने आपका गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था? तो 2005 में। और दूसरा, सर्वप्रथम किस व्यक्ति को सजा दी थी? तो कांगो के आपका याद रखिए क्या नाम है? तो थॉमस लू बांगा। और कितनी सजा दिए तो नहीं पूछा है, तो कितनी? 14 साल। इस प्रकार आपका जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में जो मुख्य मुख्य बिंदु थे वे बिंदु समाप्त हो गए। अब आइए जो लास्ट चैप्टर आपका बचा है उसको देखा जाए भाई, आपका पढ़ा दिया जाए तभी लिखवाया जाए 2-3 दिन लगातार। आइए, संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसियां। तो अब इसमें क्वेश्चन का पहले हम मॉडल बना लेते हैं, तब आपका विशिष्ट एजेंसियों को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि संयुक्त राष्ट्र की वर्तमान में कितनी विशिष्ट एजेंसियां काम कर रही हैं, यानी कि यूएनओ से अटैच हैं और यूएनओ के कार्यों में ये सहयोग करती हैं। तो कितनी पूछ ले, पहले तो आपका क्रम याद रखना है। तो पहले 16 थी, अब 17 हो गई हैं। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसियां वर्तमान में कितनी हैं? तो भाई वर्तमान में आप कितना बताएंगे? 17। पहला क्वेश्चन, विशिष्ट एजेंसियां कार्य क्या करती हैं? तो ये संयुक्त राष्ट्र के कार्यों में सहयोग करती हैं और अपने अपने क्षेत्र में भी मैं बता दूं काफ़ी काम करती हैं। अब कौन कौन सी विशिष्ट एजेंसियां हैं उन्हीं को एक एक करके पढ़ना है। तो पहले फिर एक बार मॉडल हम बता देते हैं, तब आपका आगे बढ़ते हैं। भाई देखिए, आपका 1 या 2 क्वेश्चन इस मॉडल से बनता है। देखिए ध्यान से, इसमें कैसे क्वेश्चन बनता है। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि वर्तमान में कितनी विशिष्ट एजेंसियां हैं संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ी हुई? तो 17 मार्क कराइएगा। अब ये जो दूसरा क्वेश्चन जो बना है कि कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी है, तो है वाला तो आसान रहता है, लेकिन कॉमन नहीं है, ये सबसे कठिन है। क्योंकि 17 जब तक याद नहीं रहेगा तब तक कॉमन नहीं है, ये पकड़ना मुश्किल है। तो इसलिए प्रयास करिए कि 17 को क्या किया जाए, याद करने का। दूसरा मॉडल आपका मुख्यालय पूछा जाता है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका आईएलओ का मुख्यालय कहाँ है? इत्यादि मुख्यालय पूछे जाते हैं। तो 17 एजेंसियों के क्या याद रखने पड़ेंगे? मुख्यालय। इसके बाद आपका कभी स्थापना से कम क्वेश्चन बना है, इसकी स्थापना कब हुई? ये सही बात है कि इससे कम क्वेश्चन बना है। आपका कार्य से भी कम क्वेश्चन बना है, लेकिन जीएस में क्वेश्चन कार्य से भी बनता है। यानी कि आप एपीओजे देने जाएंगे तो एक तो फुल फार्म का क्वेश्चन बन गया और दूसरा 2, 4, 5, 10 लाइन कार्य लिखना पड़ता है। यानी कि फिर एक बार मॉडल बना लीजिए। स्थापना का वर्ष हमें देखना है, मुख्यालय देखना है, इस एजेंसी का मुख्य कार्य क्या है, कितने लोग इस एजेंसी में रहते हैं और ये यूएनओ से कब जुड़ी, यही सब बातें ध्यान में रखनी है। तो आइए पहली एजेंसी हम देखते हैं, या विशिष्ट अभिकरण देखते हैं। आपका कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अर्थात इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। आपका ये शॉर्टकट में कहते हैं आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। शॉर्टकट में हम क्या कहेंगे?
ILO। अब आपका देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है इस पर। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला विशिष्ट अभिकरण बना था। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ऐसा पहली एजेंसी है जो UNO से अटैच हुई थी। ये पूछ सकता है क्वेश्चन कि सर्वप्रथम कौन विशिष्ट एजेंसी संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग बनी थी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ी थी। तो पहली एजेंसी कौन थी, तो क्या मार्क कराएंगे, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। दूसरा जो क्वेश्चन मुख्यालय कई बार पूछा है, गलत न हो, इसका मुख्यालय जेनेवा में है। यानी कि अगर मुख्यालय पूछ ले तो जेनेवा मार्क कराइएगा। यानी कि आपका कह सकते हैं कि जेनेवा। आपका जो अगला क्वेश्चन आपका बना है कि किस एजेंसी का त्रिपक्षीय स्वरूप होता है। अब त्रिपक्षीय क्या होता है ये आपको देखना है। तो जहाँ जहाँ 3-3-3 या त्रिपक्षीय स्वभाव हो आप उसको याद कर लेंगे। तो आपका 3 वाला जहाँ भी 3 हो उसको अब याद करना है। तो आपका जैसे कि पहला क्वेश्चन बनता है कि सरकार के कितने अंग होते हैं, 3। कौन कौन, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इसके बाद आपका कह सकते हैं दूसरा, अब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का त्रिपक्षीय स्वरूप का मतलब क्या, अंडरलाइन इसको भी हम करवाएंगे लिखवाते समय, लेकिन अच्छे से तैयार रखिए, 2-2 बार बताया जा रहा है। त्रिपक्षीय स्वरूप इसलिए होता है कि इसमें 3 लोगों के प्रतिनिधि होते हैं। यानी कि जो देश होते हैं, एक इसमें सरकार का प्रतिनिधि जाएगा, किसका, दूसरा नियोक्ता का, मालिक का कह सकते हैं, और तीसरा कर्मकार, सुने कि नहीं, कर्मकार का। यानी कि कहाँ कहाँ से प्रतिनिधि जाएंगे पहले ये समझिए। जैसे भारत है तो एक प्रतिनिधि इसमें भारत सरकार का रहता है। दूसरा जो नियोक्ता होता है, नियोक्ता यानी कि सेवा प्रदाता, सेवा प्रदाता को हम कह सकते हैं मालिक। यानी कि जो कंपनियों के क्या हैं, मालिक हैं, वे उनका एक मेंबर रहेगा। और जो श्रम संगठन है यानी कि जो श्रमिक हैं उनका एक मेंबर। तो भाई त्रिपक्षीय स्वरूप इसलिए कहा गया है क्योंकि तीनों पक्षों के एक एक लोग रहते हैं। अब आसान भाषा में, एक आपका सरकार का आदमी, एक जो कंपनियों के मालिक हैं उनका आदमी चुने जाते हैं, और तीसरा जो कंपनी में क्या कर रहे हैं, लेबर का कार्य, उनमें से एक आदमी। अतः इस संस्था का स्वरूप क्या है, स्वभाव क्या हो गया, त्रिपक्षीय। बस इसीलिए त्रिपक्षीय कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है और रिपीट कर सकता है। देखिए आपका इसकी जो स्थापना होती है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की, ये 1919 में हुई और संयुक्त राष्ट्र संघ से यह जुड़ा आपका 14 दिसंबर 1946 को। यानी कि स्थापना पहले हुई थी, कब हुई थी, 1919 में। लेकिन ये UNO से अटैच कब हुआ, पहला एजेंसी है ये जो अटैच हुई, कब हुई, तो 14 दिसंबर 1946 को आपका। अब आइए आपका इसको शांति का नोबेल पुरस्कार भी एक बार मिल चुका है 1969 में। यानी कि ये विशेषताएं भी याद करनी पड़ेंगी, बहुत अंदर जाए। देखिए आपका वर्तमान में नियम कायदे भी हैं, फिर एक बार समझिए। 1969 में शांति का नोबेल पुरस्कार जीत चुकी है ये एजेंसी। यानी कि वर्तमान में आपका आयोगों भाई भरमार ज़्यादा है कैंडिडेट की,
दिल्ली से दौलताबाद तक लोग पढ़ रहे हैं। ये न समझिए कि कोई शांत बैठा होगा कंपटीटर, शांत नहीं बैठा है। एक एक बारीक बारीक को वह अब खोजने में लगा है, क्योंकि आपका यूपी एपीओ भी आ जाएगी, यूपी जे उसके बाद आ जाएगी, और आपका जल्दी ही सब आ जाएगा। यानी कि 1 से 2 माह के अंदर या 1.5 माह के अंदर आपका सब आ जाएंगे यूपी में। तो अगर जो पढ़ने वाला है वो बैठा नहीं है, वह पूरी मेहनत से लगा है, और इतना आपका फार्म डाले जाएंगे, 50,000 एपीओ में पढ़ते हैं, और आपका तभी निकलेगा जब अन्य लोगों से आप 2-4 क्वेश्चन क्या करेंगे आगे। बिहार एपीओ ने बता दिया कि अब सामान्य पढ़ने से काम नहीं चलेगा, अब कुछ विशेष पढ़ना पड़ेगा। हम भी अनुमान लगाए थे कि मेरिट 125 जाएगी, लेकिन चली गए अनुमान से ज़्यादा, 139 पॉइंट कुछ चली गई। यानी यहाँ भी कोई भी अनुमान हम लोग भी लगाए थे कि 125-30 के बीच में रहेगी, लेकिन अनुमान अनुमान होता है, कल्पना होती है। अनुमान माने कल्पना करना। जैसे कि आग लगी, धुआं निकल रहा है, तो एक कल्पना की जा सकती है कि आग लगी होगी, लेकिन धुआं टायर फटने से भी निकल सकता है, यानी कि कल्पना झूठी भी हो सकती है। तो ख्याली पुलाव न पकाइए, जाकर घर पर क्या करिए, पढ़िए। कम से कम जितना बताया जाए उतना ही पढ़िए, पर्याप्त है, भले किताब न पढ़िए। मैं तो बार बार कहता हूँ, जितना लेक्चर में बताया जाए अगर उतना ही कोई लड़का जान ले, एक बेर एक न पढ़े, किताब न पढ़े, घर पर भी न पढ़े, उतना दिमाग में क्या रहे, घुसा रहे, इससे बाहर नहीं जाता। अब कितना आप कवर कर रहे हैं वो तो भाई, टेस्ट सीरीज भी जल्दी शुरू किया जाएगा भाई आपका। हो सकता है अगले हफ्ते से टेस्ट सीरीज की भी योजना बन रही है, क्योंकि भाई लोग यहाँ के दूसरी जगह जा रहे हैं, तो कई लोग मांग कर रहे हैं कि आप खुद शुरू कर दीजिए। तो एडजस्ट किया जा रहा है, धीरे धीरे शेड्यूल सही किया जा रहा है। देखिए आपका इसके बाद आपका इसमें आपका कह सकते हैं कि कुल इसमें 54 सदस्य होते हैं। यानी कि जो इसका प्रशासनिक बॉडी है, इसको हैंडल करने वाली बॉडी है, उसमें आपका कितने होते हैं सदस्य, 54। तो याद रखिए, त्रिपक्षीय स्वभाव किस संगठन का है, यूएनओ नहीं, संगठन नहीं भाई, विशिष्ट एजेंसी। किस विशिष्ट अभिकरण का त्रिपक्षीय स्वभाव है, तो किसका, आईएलओ का। मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में। प्रथम कौन सी एजेंसी है जो सबसे पहले यूएनओ का अंग बनी या अटैच हुई, तो आईएलओ। दूसरा देखिए भाई आपका, हाँ इसका कार्य क्या है भाई, अभी तो आपका गठन बताया गया ना। जो इसका कार्य है आपका पूर्ण नियोजन एवं जीवन स्तर में बढ़ोतरी करना। पूर्ण नियोजन का मतलब ये हुआ कि जितने बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिले। तो बताइए, क्या राज्य का कर्तव्य है कि नहीं कि रोजगार दे। तो आपका मोदी जी पर अटैक भी करते हैं लड़के, और अभी उनका बर्थडे था, तो भाजपा वाले बर्थडे मना रहे थे, तो लड़के क्या बेरोजगार दिवस मनाए, और खूब थाली और ताली क्या किए थे, पीटे थे। इलाहाबाद के छतों पर केवल क्या दिख रही थी, थाली और ताली। कि हम थाली ताली बजाकर क्या मनाएंगे, बेरोजगार दिवस। भाई कोरोना भगाने के लिए मोदी जी ने क्या बजवा दिया था, घंट थाली पाल आपका थाली ताली, तो लड़के भी थाली ताली बजा दिए भाई। तो आपका बेरोजगारी को दूर करना, तो तुरंत दिमाग में लाना है, बेचारा बेरोजगार है, तो क्या भरण पोषण पत्नी को देगा कि नहीं, बताइए। तो अभी अभी बनारस का बहुत प्रसिद्ध केस आया था कि भले बेरोजगार हो, स्वस्थ हो, कमाने लायक, तो भरण पोषण क्या करना पड़ेगा, कुछ कर जाओ, मजदूरी ही करो, देना पड़ेगा, भले बेरोजगार हो।
ये नहीं कह सकते कि हम बेरोजगार हैं। भाई आगे देखिए आपका, अब सरकार का ये कर्तव्य भी है आपका बेरोजगारी भत्ता दिलवा दिया जाए। सरकार का ये कर्तव्य है संवैधानिक। तो बेकारी की हालत में सरकार बेरोजगारों को क्या दे? बेरोजगारी भत्ता। कई देशों में मिलता है भाई, अमेरिका में भी नियम है कि अगर अमेरिका में कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो ऐसी दशा में उसे सरकार बेरोजगारी भत्ता देती है। इसमें कुछ ज़्यादा मिलता है वहाँ। भारत में भी सरकार दे सकती है। यूपी में अखिलेश बाबू ने आपका दिया भी था, लेकिन फिर लोगों ने हरा दिया और मोदी जी को वोट दे दिया तो बीच में बंद कर दिए। उसके बाद से कोई सरकार दी नहीं। और जीवन स्तर में बढ़ोतरी करना भी इसका कार्य है, यानी कि खूब पौष्टिक पदार्थ क्या करिए, खाइए और तंदुरुस्त रहिए। आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अगला देखिए, न्यूनतम जीवन यापन मजदूरी का निर्धारण करना, यानी कि मिनिमम मजदूरी कितना होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ही करता है। तो भारत में आप बताइए, तो न्यूनतम मजदूरी भारत सरकार निर्धारित करती है कि नहीं? करती है कि इससे कम आप नहीं देंगे। और अगर न्यूनतम मजदूरी से कोई कम देता है तो ये व्यक्ति के मूल अधिकार का क्या होगा? उल्लंघन। देखिए सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, एशियाई खेलों का मामला है, एशियाड खेलों का मामला, जहां की कर्मकारों को 1.5 रुपया कम मजदूरी दी गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो शोषण है और आर्टिकल 23 का क्या है? वायलेशन। जो न्यूनतम मजदूरी है आप उससे कम नहीं दे सकते, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम से कम किसी लेबर को एक दिन की कम से कम मजदूरी कितनी दी जाए, ये कौन निर्धारित करता है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसके बाद आपका सामूहिक सौदेबाजी को मान्यता देना, यानी कि सामूहिक सौदेबाजी यानी कि कलेक्टिव बार्गेनिंग। सामूहिक सौदेबाजी का मतलब हुआ कि आपका, इसको कल बताया जाएगा भाई, थोड़ा भाई ब्रेक रहेगा भाई। देखिए फिर सूचना दीजिए, आज एविडेंस की क्लास नहीं चलेगी भाई, थोड़ा दिक्कत में हल्का सा, बहुत लंबा क्लास नहीं चल पाएगा। तो आज एविडेंस की क्लास नहीं चलेगी, केवल आईपीसी अभी 20 मिनट बाद चलेगी 10:30 बजे से। आईपीसी आपका 10:30 से 12 तक चलेगी। एविडेंस की क्लास कल चलेगी, क्योंकि भाई उतना थोड़ा सुस्ती भी है मौसम के कारण और तैयार भी नहीं है। तो अभी 10:30 बजे से आपका आईपीसी का निर्माण इत्यादि बातें बताई जाएंगी। जो लोग पुराने पढ़े हैं तो कुछ इस बार नया बताया जाएगा, यानी कि इस बार हम आईपीसी में भी आपका कुछ और भी बातें खोज कर लाए हैं और इस बार बताएंगे, क्योंकि पुराना थोड़ा कम बताया गया था तो इस बार उसको सुधार करना है। तो 20 मिनट बाद क्लास चलेगा भाई, अभी आपका केवल आईपीसी चलेगी।